हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री का। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, कब डिफाइन होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोकेमिस्ट्री का जो थर्ड रूल जो है वो भी हमने देखा था कि अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, है ना। अब देखो कि आगे जो है वो हमारे पास एक दो तरीके की एंथैल्पीज और है, वो भी हम कवर करते हैं। अब जो है वो जो चीज बाकी है वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो रेजोनेंस एनर्जी बाकी है इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बाकी है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाकी है, और इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और लेटिस एनर्जी, है ना, और बोर्न हेबर साइकिल। ये सारी चीजें ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं रहा है, अब जो हो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ है। तो देखो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यहीं से रेजोनेंस एनर्जी। देखो जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है भाई। देखो कि जो रेजोनेंस एनर्जी है ये क्या होती है। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो भैया रेजोनेंस शायद आपने पढ़ लिया हो या नहीं भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप जो है वो 12th या फिर ड्रॉपर है, टारगेट के स्टूडेंट है, तो भैया आपने रेजोनेंस के बारे में जरूर सुना होगा। रेजोनेंस क्या होता है ना, किस तरीके के मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस चलता है। तो भाई आप ये देखो कि जब रेजोनेंस चलता है तो रेजोनेंस के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की अलग अलग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना। अलग अलग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और सब स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या करते हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो होता यह है कि जो मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं इसके बारे में। तो मैं लिखूंगा कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम स्टेबल resonating structures, the energy difference between maximum stable resonating structure and resonance hybrid is known as resonance energy, ठीक है। क्या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दो या फिर आप बोल दो रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, आपको यह पता होना चाहिए कि रेजोनेंस की जरूरत कब पड़ती है। जब हम किसी भी कंपाउंड के सारी प्रॉपर्टीज, कोई कंपाउंड है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम केवल एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इस केस में हम उसकी कुछ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो किसी भी कंपाउंड की मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, आपको पता होना चाहिए कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो तो हाइपोथेटिकल होती है, लेकिन जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है, वो रियल स्ट्रक्चर होती है। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो अपने पास एनर्जी गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो रेजोनेंस एनर्जी हो गई। फिर दूसरी चीज ध्यान में ये रखनी है कि रेजोनेंस एनर्जी जो है ना, ये हमेशा जो है वो नेगेटिव होगी। अब हमेशा नेगेटिव कैसे? क्योंकि भैया जब रेजोनेंस चलेगा तो रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल अमाउंट एनर्जी का क्या होगा, वहां से रिलीज होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, रेजोनेंस एनर्जी will be always negative, ठीक है। because it is the energy released during resonance, ठीक है। तो भैया ये एनर्जी है
जब रेजोनेंस चलेगा तो रेजोनेंस चलने पर इतनी एनर्जी जो है वो क्या होगी, एक तरीके से रिलीज होगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है कि रेजोनेंस एनर्जी जो है एक तरीके से रिलीज होने वाली एनर्जी हो गई। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब रेजोनेंस किसी कंपाउंड में चलता है तो रेजोनेंस की वजह से जो अपना मॉलिक्यूल है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। मॉलिक्यूल गेन सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस, है ना। क्यों? क्योंकि भैया देखो जरा कि जब रेजोनेंस चलेगा, मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब इसमें रेजोनेंस चलेगा, अब रेजोनेंस चलेगा तो इसमें से रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल अमाउंट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कि मान लो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू है अपने पास 20 किलो जूल, है ना, तो इसमें से 20 किलो जूल एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। और अगर यहां से 20 किलो जूल एनर्जी चली गई तो इसकी खुद की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब भी किसी कंपाउंड में या जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस चलता है तो मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि ड्यू टू रेजोनेंस molecule gains some extra stability ठीक है कि भैया जी जब रेजोनेंस चलेगा तो मॉलिक्यूल जो है वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। और अगर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो भैया देखो जरा कि अब हमें क्या करना है, हमें तो एक तरीके से रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है कि यार रेजोनेंस एनर्जी होगी कैसे, कितनी, और इसको कैलकुलेट कैसे करें, हमें तो ये देखना है। तो आप समझना जरा कि जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे CH2 और CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है, मान लो गैसियस स्टेट में है ना। मुझे ये बता दो कि ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन है कि कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल, ये सारा जो है वो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो इस कंपाउंड में हमें देखने पर पता चल रहा है कि इसमें रेजोनेंस तो है ना। तो रेजोनेंस है तो एक काम कर रहा हूं मैं, इस कंपाउंड के सारे बॉन्ड ब्रेक करके इस कंपाउंड को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैंने इसके सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो ये 4 तो बनेगा अपने पास कार्बन गैस, जैसा हमने बॉन्ड एंथैल्पी में बात करी थी ना, ठीक वही काम है। और यहां पर 6 अपने पास बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। ऐसी कंडीशन आएगी। अब देखो जी कि इसको ब्रेक करने के लिए आपको कौन कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में जो है वो हम लिख देते हैं। तो मैं ये बोलूंगा डेल्टा RH0 ये इक्वल होना चाहिए। देखो जरा कि इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए आपने कौन कौन सी एनर्जी दी है। तो इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए आपने जो वो एनर्जी दी है, आपने टोटल 6 बॉन्ड तो ब्रेक कर दिए, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन के, प्लस आपने 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, ठीक है, प्लस आपने 1 बॉन्ड ब्रेक कर दिया कौन सा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का। ये कंडीशन है ना, कि इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए टोटल जो वो आपने इतने तरीके की एंथैल्पीज इसको दी है। अब देखना जरा कि हुआ ये है, हमें ये पता है कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस जब है, रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो जब इसको इतनी एनर्जी दी गई है ना, तो होना ये चाहिए, ये कंपाउंड क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम में ये ब्रेक हो जाना चाहिए। लेकिन भैया एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब इसको वास्तव में इतनी एनर्जी दी जाती है, ये मॉलिक्यूल पर कोई असर नहीं होता है, मॉलिक्यूल जो वो ब्रेक नहीं होता है। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मॉलिक्यूल जो ब्रेक ही नहीं हुआ, टूटा ही नहीं, जबकि टूट जाना चाहिए था, है ना। भैया क्यों नहीं टूटा, क्योंकि भाई ये जो कंपाउंड है ये रेजोनेंस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल है, और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को आपको जो है वो खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इसको देनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। अब यार वो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी होगी, मुझे बताओ कि कौन सी एनर्जी की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ है। तो रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल अमाउंट यहां से क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, और उसी एक्स्ट्रा रिलीज हीट की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। तो भैया वो ही एक्स्ट्रा जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना, उतनी ही एनर्जी इसको और देनी पड़ेगी। तो इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि आपको इसको रेजोनेंस एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल की एनर्जी और देनी पड़ेगी, तब जाके ये कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जब ये कंपाउंड बना था, या ये जो कंपाउंड है ना, इसमें रेजोनेंस चला, और रेजोनेंस चलने की वजह से इतनी एनर्जी जो एक्स्ट्रा रिलीज हो गई, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को खत्म करना ही पड़ेगा, तभी मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होगा। और इसको खत्म करने के लिए रेजोनेंस एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर यहां से जो है ना
आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है मान लो जो है वो दे रखी है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में दे सकता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन के फॉर्म में दे सकता है ना, या डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे सकता है। और यहां से आप जब रेजोनेंस एनर्जी, ये सारी वैल्यूज होगी आपके पास, यहां से जब रेजोनेंस एनर्जी निकालोगे तो ये रेजोनेंस एनर्जी का केवल मैग्नीट्यूड आएगा। और जब आप आंसर टिक करके आओगे, क्योंकि ये हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, रिलीज एनर्जी होती है, और हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि भाई इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए इतने ही अमाउंट की एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ना, तो हमने यहां पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, तो भैया ये है रेजोनेंस एनर्जी। अब एक चीज और देखो कि भाई हमने सोचा, क्या सोचा, हमने सोचा कि हम अगर इस कंपाउंड को इतनी एनर्जी दे देंगे, आप सोचो कि इस कंपाउंड को अगर इतनी एनर्जी दे दें, इतनी, ठीक है, कि हमने पहले ये सोचा था थ्योरेटिकली कि यार इतनी एनर्जी देने पर कंपाउंड क्या हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, लेकिन भैया इतनी एनर्जी देने पर कंपाउंड टूटा नहीं ना, तो ये जो है ये है डेल्टा आर एच नॉट थ्योरेटिकल। ठीक है, ये है थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल जो है वो एंथैल्पी है रिएक्शन की, कि भाई इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, या इसको जो है वो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं। और वास्तव में जो है ना आपको इसमें रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल अमाउंट जो है वो और देना पड़ेगा। तो भैया ये जो है ना टोटल, ये है भैया एक्सपेरिमेंटल। तो कई बार जो है वो हम क्वेश्चन में जो है ये थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल भी वर्डिंग काम में ले लेता है। तो कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू की हमने सोचा यार इतनी एनर्जी दे दे, इतनी बॉन्ड एनर्जी दे दे, तब मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाना चाहिए, है ना, तो ये तो थ्योरेटिकल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितनी देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी कि उसमें जो है वो आपको थ्योरेटिकल वैल्यू में रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड जोड़ना पड़ेगा, तब मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है। तो भैया जी ये रिलेशन आता है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये वर्डिंग दिख जाए, रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करवा ले, तो सिंपल सा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से आप थ्योरेटिकल वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और आंसर क्या रहेगा फिर, माइनस में रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी हमेशा रिलीज होने वाली एनर्जी होती है। जैसे भाई एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, है ना, जैसे मान लो हमारे पास है बेंजीन। अब बेंजीन है, ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सारे बॉन्ड आपको ब्रेक करने हैं, और सारे बॉन्ड ब्रेक करके इसको 6 तो बदल दो आप कार्बन गैस में, और 6 बदल दो इसमें हाइड्रोजन गैस में। ये कंडीशन आ जाएगी कि अगर आपने सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो ये कंडीशन आएगी। और भैया इस कंडीशन में हम बोलेंगे देखो होना क्या चाहिए, डेल्टा आर एच नॉट कितना होना चाहिए था, होना तो इतना चाहिए था कि इस मॉलिक्यूल को ब्रेक किया तो 6 बॉन्ड तो आप ब्रेक करोगे कार्बन हाइड्रोजन के, इसमें जो 3 बॉन्ड ब्रेक करोगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, और 3 बॉन्ड आप ब्रेक करोगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के, कि भाई इतनी एनर्जी देने पर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाना चाहिए था, मॉलिक्यूल कंप्लीटली टूट जाना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि केवल इतनी एनर्जी देने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस चल रहा है, और रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल है, और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल एनर्जी का जो है वो आपको देनी पड़ेगी, रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड आपको इसमें देना पड़ेगा, तब जाके जो है मॉलिक्यूल जो है पूरी तरीके से क्या होगा, ब्रेक होगा। ये है रेजोनेंस एनर्जी। जिस कंपाउंड में रेजोनेंस चलेगा उसी में होगी केवल, ठीक है। कोई भी कंपाउंड आ जाए तो उस कंपाउंड के लिए जो है रेजोनेंस एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो यही काम करना होगा। बाकी जो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप अलग अलग तरीके से, जो भी डेटा गिवन हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा गिवन हो तो कंबशन के डेटा के फॉर्म में लिख दो, और जो है वो रेजोनेंस एनर्जी बाकी सारी वैल्यूज आपके पास होगी, केवल रेजोनेंस एनर्जी आपसे पूछेगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस एनर्जी। उम्मीद करते हैं चीज आपके समझ में आ गई होगी। हाँ तो देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, तो आपको क्या करना है, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस है और 1 मोल सब्सटेंस को इतनी एनर्जी देनी है कि ये सब्सटेंस जो है वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए। तो जितनी एनर्जी दोगे आप या जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूं, तो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is converted into gaseous atoms, ठीक है, is known as
is known as enthalpy of atomization, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है, बस कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, और 1 मोल सब्सटेंस को इतनी एनर्जी दे दो, इतनी हीट दे दो कि वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए। तो जितनी एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। ठीक है जैसे आप ये समझो कि पहली बात तो ये, क्योंकि हमें जो है वो उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा कि डेल्टा एटमाइजेशन H नॉट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। इसको डेल्टा एटम H नॉट से इंडिकेट करते हैं, तो ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब समझना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि H2 मान लो गैस है, और इसको आपने इतनी एनर्जी दे दी कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैसियस एटम में। तो इसका 1 मोल होना चाहिए, और 1 मोल सब्सटेंस को आपको जो गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गई अपने पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इस रिएक्शन में जितनी भी हीट आपने दी है या जितना भी एंथैल्पी चेंज आया है, यानी मैं बोलूंगा डेल्टा आर H नॉट की वैल्यू ही इक्वल होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 गैस के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो कि इसी रिएक्शन में एक काम और हो रहा है। इसी रिएक्शन में आपने क्या किया, 1 मोल H2 गैस के सारे बॉन्ड आपने क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। 1 मोल H2 गैस के सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए, और सारे बॉन्ड ब्रेक करके आपने इसको गैसियस एटम या गैसियस रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो जितनी एनर्जी चाहिए उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला था। तो यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा आर H नॉट की वैल्यू इक्वल होगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड। यानी एक ही रिएक्शन बॉन्ड एंथैल्पी को भी डिफाइन कर रही है, और सेम रिएक्शन जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को भी डिफाइन कर रही है। तो हो सकता है कि कोई एक रिएक्शन दोनों को डिफाइन करे। फिर यार आप कहोगे कि सर लगभग ऐसी ही जो अपने डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन हमने जो वहां पर भी पढ़ी थी, बॉन्ड एंथैल्पी में भी आपने ऐसी ही डेफिनेशन लिखवाई थी। भैया डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहां पर मैंने लिखाया था कि द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल, कि वहां पर 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो जितनी एनर्जी चेंज होगी या जितनी एंथैल्पी चेंज होगी उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था एक तरीके से एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, वो तो केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब गैसियस स्टेट हो। जब हमारा एटम जो है ना वो गैसियस स्टेट में होगा, केवल तभी एप्लीकेबल है। अगर एटम गैसियस स्टेट में नहीं है तो जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये हर एक कंडीशन में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, मैं पहले ये लिख देता हूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन है ना, ये डिफरेंस है दोनों में। कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, कैन बी डिफाइंड इन ओनली गैसियस स्टेट। ठीक है, बट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैन बी डिफाइंड फॉर एवरी स्टेट। ठीक है, तो ये हर एक स्टेट के लिए डिफाइन हो सकती है, जबकि जो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो केवल गैसियस स्टेट के लिए डिफाइन हो सकती है। जैसे यहां पर ये रिएक्शन दोनों को डिफाइन कर रही है। ये रिएक्शन जो है उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 गैस ये भी डिफाइन हो रहा है, और इस रिएक्शन में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड ये भी डिफाइन हो रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखते हैं हम, है ना। जैसे आपको ये दे दिया H2 सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू H गैस टू H गैस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 1 मोल सब्सटेंस को आपने क्या कर दिया, गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम में कन्वर्ट किया, टोटल जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा इसको तो मैं बोलूंगा डेल्टा आर H नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एटमाइजेशन H नॉट ऑफ H2 गैस, H2 सॉलिड। कहने का मतलब इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज आया है वो तो H2 सॉलिड की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के इक्वल है।
लेकिन मुझे बता दो क्या इस रिएक्शन में बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन होगी? क्या बॉन्ड एंथैल्पी यहां डिफाइन नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया ये सॉलिड है, गैसियस स्टेट में नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी केवल और केवल गैसियस स्टेट में डिफाइन होती है। मैं ऐसा बोलूंगा डेल्टा आर एच नॉट, दिस विल बी नॉट इक्वल टू डेल्टा या फिर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच बॉन्ड। ठीक है, तो भैया ये डिफरेंस होता है। जैसे आप ये देखो कि हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, और ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको आप कन्वर्ट कर दो, एक काम करो, कार्बन गैस में। ठीक है, अब यहां पर कोई बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन नहीं हो सकती, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई भी सब्सटेंस हो, कैसा भी सब्सटेंस आए, ठीक है, कैसा भी सब्सटेंस हो, उसको आपको क्या करना है? पहली बात तो उसका 1 मोल होना चाहिए, और दूसरी बात उसको आपको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। टोटल जितना भी चेंज आएगा वो ही क्या है अपने पास? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी इस रिएक्शन में जो भी आपको डेल्टा आर एच नोट की जरूरत पड़ेगी, यही इक्वल है किसके? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट के इक्वल है। यही कार्बन ग्रेफाइट के इक्वल है। ये कंडीशन है हमारे पास। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं भैया जी, हमारे पास है CH4 गैस, है ना। इसको आपको क्या करना है? 1 मोल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दो, ये कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस, ये लो जी गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया आपने। और गैसियस एटम में जब कन्वर्ट किया तो जितनी भी एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, ये है भैया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात कि भाई यहां पर हम जो है, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है, तो इसको बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म में भी लिख सकते हैं। याद करना कैसे लिखा था हमने? मैंने आपको बताया था डेल्टा आर एच नॉट, ये बराबर होगा 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या करना आपको कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस लेना है, वो कैसा भी हो सकता है, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, और उसको क्या करना है? उसको आपको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। टोटल जितनी भी एंथैल्पी चेंज आएगी वो ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो केवल गैसियस स्टेट के लिए डिफाइन होती है, जबकि हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, ये किसी भी स्टेट के लिए डिफाइन, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए हम लिख सकते हैं। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है भैया जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो जरा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ जी, देखना जरा कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। हालांकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, देखो जी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसका रिलेशन जरूर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तो होगा ही होगा, है ना। तो होता यह है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जितने भी हीट रिलीज होगी, है ना, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एक तरीके से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि यहां पर एसिड और बेस का जो अमाउंट है ना, ये होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं कि भाई द हीट रिलीज या द एंथैल्पी चेंज in complete neutralization of 1 gram equivalent acid by 1 gram equivalent base is known as एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कि आपको क्या करना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ न्यूट्रल करना है। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के साथ न्यूट्रल करना है। तो टोटल जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा वही क्या है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, अब समझो जरा कि कैसे क्या है ये, है ना। अब देखना कि एक चीज तो मैंने यहां पर लिखवाई कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, ये हमेशा हीट रिलीज्ड हीट है,
कहने का मतलब हमेशा रिलीज होगी हीट, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। मैं लिख देता हूं कि द एंथैल्पी, ये मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये रिलीज ही क्यों होती है ना। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा जो है वो रिलीज हीट होती है, हमेशा नेगेटिव होगी, है ना। फिर एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, कि भैया ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, ये एसिड और बेस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है ना। अब इसको समझते हैं, देखो है क्या ये चीज, क्या चीज है ये। आप ये समझना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास HCl है, ठीक है, या फिर ये कहो कि कोई भी एसिड और कोई भी बेस है ना। जनरल यहां लिख देता हूं कि कोई भी एसिड या बेस है, एसिड और साथ में बेस बना हमारे पास क्या, सॉल्ट और वाटर, ये बना, ठीक। शर्त ये है कि बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट और ये भी होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। या यूं कहो कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना दोनों में से, एसिड और बेस में से जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट, मान लो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो चाहे इसके आप 50 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिएक्शन तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की होगी ना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी बताया था, आप याद करो रेडॉक्स में, मोल कंसेप्ट में, है ना, कि भाई कि जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। अब ये देखा जाता है कि कोई भी एसिड कोई भी बेस हो, ठीक है, होता यह है कि जो डेल्टा RH0 है ना इस रिएक्शन का, ये हमेशा होता -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, ठीक है, इतना होता है। या फिर आप देखो कि जूल में जो है वो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का, ये आएगा 57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। कई जगह 57.3 लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर कई जगह 13.6 भी लिखा होता है ना, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है। तो आप देखो कि कभी भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमेशा इतना होता है, चाहे कोई भी एसिड कोई भी बेस ले लो, ये फिक्स है। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये चीज जो है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये एसिड और बेस की नेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगी। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये नेचर पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो नहीं करता है। अभी हम देखेंगे, सबके लिए देखेंगे। देखो जरा कि हमारे पास कोई एसिड, मान लो HCl है और हमारे पास NaOH है, हम ये समझ रहे कि आखिर ये नेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करता है ना। और यहां पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा और साथ में H2O बनेगा। मैं कहता हूं कि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है और ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, दोनों का 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट अपने पास है, और दोनों का मेरे भाई अगर 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो यहां पर डेल्टा RH0 की वैल्यू होगी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इतनी ही हीट रिलीज होगी, चाहे कोई एसिड ले लो कोई बेस ले लो, है ना। अब देखो कैसे, कि HCl है, मुझे बताओ HCl पूरा टूटेगा 100%, H+ और Cl-, NaOH पूरा ब्रेक होगा, Na+ और OH-, NaCl पूरा ब्रेक होगा, Na+ और Cl-, और H2O जो है ये तो वीक होता है, ब्रेक नहीं होगा। हम देख रहे हैं पानी में नेट रिएक्शन क्या हो रही है। देखो कि वास्तव में HCl और NaOH की रिएक्शन करवाया ना, तो वास्तव में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, हमें तो ये समझना है। तो आप देखना, जब रिएक्शन हुई तो Na+ तो स्पेक्टेटर दोनों तरफ कैंसिल, Cl- स्पेक्टेटर कैंसिल, रिएक्शन हुई भैया H+ OH- इज कन्वर्टिंग इनटू H2O। ये रिएक्शन हो रही है। क्या आपने एसिड और बेस को मिक्स किया, तो वास्तव में तो रिएक्शन H+ और OH- के बीच में हो रही है। और याद करो यही चीज हमने जो है वो आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ी थी। आर्हेनियस कहता है कि भाई एसिड और बेस क्या होते हैं, एसिड जो H+ देते हैं, बेस जो OH- देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि एसिड का H+ और बेस का OH-, इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन है वही न्यूट्रलाइजेशन है। तो वास्तव में जब आपने एसिड और बेस को मिलाया तो रिएक्शन हुई H+ और OH- के बीच में, है ना। और देखो कि H+ OH- दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और आपको पता है कि दुनिया में जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहां से एनर्जी रिलीज होगी
और एनर्जी अगर रिलीज होगी भैया, वो जो 13.7 है ना, वो एनर्जी वास्तव में इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज है, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। और यहां पर आप इसको -13.7 किलो कैलोरी पर मोल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि H प्लस और OH माइनस के लिए वैलेंसी फैक्टर 1 है, मोल और इक्विवेलेंट दोनों के लिए बराबर ही होंगे, है ना। तो वास्तव में जब H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्शन करके H2O बनाते हैं, तो भैया इस रिएक्शन की एंथैल्पी होती है कितनी? 13.7। और आप कोई भी एसिड, कोई भी बेस ले लो, हमेशा पानी के अंदर रिएक्शन तो क्या होनी है? H प्लस प्लस OH माइनस की रिएक्शन होनी है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तुमने जो क्या किया, HNO3 एसिड है, KOH को मिलाया, क्या बनेगा बताना जरा? KNO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। हम चेक कर लेते हैं कि भैया क्या रिएक्शन हो रही है पानी में। HNO3 तो स्ट्रॉन्ग होता है, पूरा 100% टूटेगा। ये लो जी, टूटा टूटा कुछ ऐसे टूटा, H प्लस NO3 माइनस, K प्लस ऐसे टूटेगा, K प्लस और OH माइनस, KNO3 ऐसे टूटेगा, K प्लस और NO3 माइनस, और ये H2O जो है वो ये नहीं टूटेगा। ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। देखते हैं जरा नेट रिएक्शन क्या हुई, कि चल क्या रहा है। जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया तो क्या काम चल रहा है? नाइट्रेट नाइट्रेट कैंसिल, पोटेशियम पोटेशियम कैंसिल, H प्लस प्लस OH माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O। ध्यान से देखो, वही रिएक्शन आ गई वापस से। और क्योंकि वही रिएक्शन आ गई तो हम बोलेंगे कि डेल्टा RH0 इस रिएक्शन का तो हमें अच्छे से आता है, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो भैया कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, है ना, हमेशा जो है पानी के अंदर रिएक्शन तो कौन सी होती है? H प्लस प्लस OH माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू H2। पानी के अंदर तो यही रिएक्शन होनी है, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी होती है कितनी? 13.7। इसलिए जो है वो, हाँ, शर्त ये होना चाहिए, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। 2 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 3, आधा ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये चलता जाएगा आगे से आगे, है ना। तो ये है हमारे पास, कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो। तो इसलिए हमने ये बोला है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ना, ये एक तरीके से जो है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, नेचर से इंडिपेंडेंट रहती है। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? चलो भाई, ये तो हुई एक बात। अब आप देखो जरा कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, क्योंकि हम ये बार बार बोल रहे हैं कि रिएक्शन तो यही होनी है पानी में, चाहे कोई भी एसिड मिलाओ, कोई भी बेस मिलाओ। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, देखो जरा कैसे, ठीक है। क्या इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, और ध्यान रखना भैया, इस रिएक्शन के लिए, है ना, H प्लस प्लस OH माइनस, इस रिएक्शन की एंथैल्पी 13.7 होती है, -13.7 होती है। कभी किसी क्वेश्चन में डेटा की जरूरत पड़ जाए तो ये याद भी रखना पड़ता है। तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि द एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन of 1 mole H plus and 1 mole OH minus ions, है ना, in reaction of 1 mole H plus and 1 mole OH minus ions to form 1 mole of non ionized या 1 mole of unionized water, ठीक है। कि भाई जो पानी बन रहा है ये वापस से आयोनाइज नहीं होना चाहिए ना, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी तो भैया वापस से जो H प्लस और OH माइनस, हम यहाँ इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पानी है वो अनआयोनाइज्ड है, ठीक है। टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अनआयोनाइज्ड वाटर इज नॉन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप इस एंथैल्पी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। कई जगह आपको ये डेफिनेशन भी लिखी हुई मिलेगी, कई जगह दोनों डेफिनेशन भी मिल जाती है ना, कि वास्तव में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस ये रिएक्शन जब हुई तो H2O बना, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH0 की वैल्यू कितनी होती है? -13.7। ये हो गई किलो कैलोरी पर मोल। ये एक कंडीशन है हमारे पास डेल्टा RH0 की। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखना जरा कि इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना।
और विशेषकर कि जो है वो जेई के बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखो जरा कि जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना, H2SO4 NaOH इज कन्वर्टिंग इनटू Na2SO4 और साथ में 2H2, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन में आपको ये चीज गिवन है, ये चीज ध्यान में रखना, ये गिवन है, गिवन ये है इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, दोनों का 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट गिवन है। और भाई अगर ये ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, कि एसिड और बेस दोनों का 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, तो इस केस में तो डेल्टा आर एच नॉट 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कितना 13.7 है ना, ये आ जाएगा किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पर इक्विवेलेंट या पर ग्राम इक्विवेलेंट इतनी हीट यहां पर रिलीज होगी। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको जो इनिशियल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, या एसिड और बेस के बारे में इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि इफ इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड एंड बेस इज नॉट गिवन, ठीक है। इफ इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड एंड बेस इज नॉट गिवन, देन स्टोइकियोमेट्री coefficient of reactants can be used as initial moles, ठीक है। ये चीज बहुत ही जरूरी है कि अगर इनिशियल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ना, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इनिशियल मोल मानना है। ये चीज ध्यान में रखना, मोल मानना है न कि ग्राम इक्विवेलेंट मानना है ना। इनिशियल क्या मानोगे, मोल मानोगे, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, मोल मानना है। जैसे मान लो अगर यहां पर जो है वो आपको ये चीज गिवन नहीं होती, जैसे मान लो रिएक्शन है H2SO4 प्लस 2NaOH इज कन्वर्टिंग इनटू Na2SO4 और साथ में 2H2। अब यार यहां पर आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, और इनिशियल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको नहीं बोला है कि दोनों के 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको ही मोल मान लेते हैं। तो मैं ये मानूंगा कि इनिशियल मोल, तो हमारे पास इसका मोल 1 है, इसका मोल 2, हम ये मान के चलेंगे कि इस रिएक्शन में 1 मोल H2SO4 और 1 मोल Na2SO या 1 मोल NaOH, 1 मोल H2SO4 और 1 मोल NaOH ने क्या करी है, रिएक्शन करी है, और इन दोनों ने रिएक्शन की है। तो अब हमें चेक करना है कि डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी। एक काम करेंगे, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो मैं जो है यहां से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है भैया जी मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये हमने जो रेडॉक्स में खूब इसके बारे में चर्चा करी है, खूब हमने इस पर प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो यहां पर देखो मोल तो कितना है 1 और वैलेंसी फैक्टर कितना 2, मोल कितने 2, वैलेंसी फैक्टर 1, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट 2 और इसके ग्राम इक्विवेलेंट भी कितने 2, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए कितने 2-2, और दोनों के 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। तो यहां पर देखना जरा, मुझे बताओ 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कितनी हीट रिलीज होगी, 13.7। तो यहां एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी, ये आ जाएगी भैया -2 इंटू 13.7 किलो कैलोरी पर जो है वो मोल, या किलो कैलोरी जो है वो टोटल हीट इतनी रिलीज हो जाएगी, है ना। टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतनी होगी अपने पास, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 27.4 किलो कैलोरी। ये यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि अगर इनिशियल मोल ना दे आपको, या इनिशियल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम उसको मोल की तरह मानेंगे। फिर मोल से आप क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे। इसके बाद में आप क्या करना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग, है ना। थोड़ा सा देखो और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई एक बात। अगर मान लो इन दोनों में से, एसिड या बेस में से कोई एक कंपोनेंट वीक आ जाए, है ना, या दोनों कंपोनेंट वीक आ जाए, तो आपको क्या करना है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर वीक हुआ ना आपका, तो भैया क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है। तो भैया देखो कि मान लो दोनों में से कोई एक कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे एग्जांपल के लिए
कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, एक कंपोनेंट वीक है, जैसे फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, साथ में हमने ले रखा है NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन होगी तो CH3COONA साथ में H2O बनेगा। अब देखना यहां पर जो क्या खेला होगा, ठीक है। आप ये देखो, मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ना, ये कभी भी जो है वो डिपेंड नहीं करेगी नेचर पर, एसिड और बेस पर। तो रिलीज हीट कितनी होनी चाहिए, 13.7 ही रिलीज होनी चाहिए, और वास्तव में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो इतनी है, 13.7 ही है ना। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये वीक एसिड है, ये 100% आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है, इसका कुछ परसेंट ही आयोनाइज होगा। मान लो एक कंटेनर में आपने क्या किया, 100 ग्राम इक्विवेलेंट तो इसके लिए 100 ग्राम इक्विवेलेंट लिए इसके, और इसके भी आपने 100 ग्राम इक्विवेलेंट लिए, दोनों के 100 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे ये तो 100% आयोनाइज होगा, तो हमारे पास 100 ग्राम इक्विवेलेंट तो है OH माइनस के, ठीक है, 100 ग्राम इक्विवेलेंट है किसके, OH माइनस के। लेकिन मेरे भाई ये वाला तो 100% आयोनाइज है नहीं, ये तो बहुत ही कम आयोनाइज होगा क्योंकि वीक एसिड है। मान लो ये 1% ही आयोनाइज हुआ, कि भाई मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लो 1% भी आयोनाइजेशन होता है तो भी 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। देखो कैसे होगा, क्या 1% भी आयोनाइज हुआ, हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 1% है, इसका मतलब यह है कि 100 में से केवल एक एसिटिक एसिड ही ब्रेक होगा एसिटेट आयन और OH माइनस में। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन होगी केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो क्या रहेगा, H प्लस हमारे पास रहेगा, और 100 ग्राम इक्विवेलेंट किसके हैं, OH माइनस के, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका है, H प्लस का, ठीक है। अब देखो कि इसके कितने भी हो, लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा रिएक्शन तो उसी के अकॉर्डिंग होगी। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहां पर, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन तो इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस और 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर बन गया। मुझे बता दो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH0 की वैल्यू कितनी आई, -13.7 किलो कैलोरी आ गई, ठीक है। कि भाई जैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस रिएक्शन हुई, पानी बना, और पानी बनते ही 13.7 जो है वो किलो कैलोरी हीट क्या हो गई, यहां से रिलीज हो गई। और जैसे ही इतनी हीट यहां से रिलीज हुई, तो रिलीज होते ही क्या होगा, इस हीट का कुछ पोर्शन, इस हीट का जो रिलीज हुई है इसका कुछ पोर्शन जो है वो जाएगा किसके पास, एसिटिक एसिड के पास। तो हीट का कुछ पोर्शन जो एसिटिक एसिड है ना, ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको एब्जॉर्ब करके वापस से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही इसको हीट मिलेगी, हमें पता है टेंपरेचर बढ़ाते तो अल्फा क्या होता है, बढ़ता है, तो जैसे ही इसको हीट मिली, हीट मिलते ही जो है वो क्या हो गया, वापस से टूट गया। हमारे पास एक तो पहले से टूट गया था, अब 99 बचे थे, 99 से जो कुछ और टूट गए, और जैसे ही टूटे तो कुछ H प्लस और आ गए, OH माइनस है हमारे पास, और वापस से H प्लस OH की रिएक्शन हो गई, वापस से जो 13.7 रिलीज हुई, वापस से इसको एनर्जी मिली, वापस से 13.7 रिलीज हुई, वापस से इसको थोड़ा सा पोर्शन मिला, वापस से आयोनाइज हुआ, वापस से, लगातार ये चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है, जब तक कि पूरे के पूरे 100 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के पूरे आयोनाइज नहीं हो जाते, तब तक लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और धीरे धीरे करके जो एसिड था ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो भैया यहां पर होता यह है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो कितनी है अपने पास, वही 13.7 ही है, लेकिन इस 13.7 का कुछ पार्ट जो होगा ना, वो कहां चला जाएगा, इस 13.7 का कुछ पार्ट जो है वो एसिटिक एसिड को आयनाइज करने के काम में आ जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं भैया जी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो जरा, कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होना कितना चाहिए था, रिलीज होनी चाहिए थी 13.7, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन इस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो इसको तोड़ने के काम में आ जाएगा, और इसको तोड़ने के काम में आ जाएगा, तो भैया -x टोटल जो है ना इतनी ही, मान लो 13.7 में से 1 किलो कैलोरी हीट जो है ना वो इसको तोड़ने के काम में आ गई, तो ओवरऑल कितनी रिलीज हो गई, कि रिएक्शन में 13.7 तो रिलीज हुई, लेकिन एब्जॉर्ब हो गई कितनी, 1, तो ओवरऑल कितनी रिलीज हुई, 12.7 ही तो रिलीज होगी ना। तो मान लो कि 13.7 इतनी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन रिलीज कितनी हुई जो है वो, इसमें से x जो है वो इसको तोड़ने के काम में आ गया, और x को हम यहां पर बोलते हैं x इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ
वीक एसिड। ये होती है भैया आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वीक एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। हमारे पास जैसे मैं बात करूं फॉर, कंडीशन ऐसी आ गई, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कंडीशन ऐसी है, मान लो इस बार बेस वीक है और एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसे HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। जैसे हमारे पास है NH4OH, ये वीक बेस है, बनेगा क्या NH4Cl, और साथ में क्या बनेगा H2O बनेगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक, अब डेल्टा आर एच नॉट, डेल्टा आर एच नॉट भैया होना चाहिए कितना, रिलीज होने वाली हीट तो कितनी होगी, 13.7 ही होगी। रिलीज हीट तो इतनी ही होगी, 13.7 ही रिलीज होगी, लेकिन इस हीट का कुछ पोर्शन जो है वो चला जाएगा किसको, NH4OH को तोड़ने के लिए चला जाएगा, कुछ पोर्शन इसको तोड़ने के लिए चला जाएगा कि भाई थोड़े से जो है वो हमारे पास H+ तो खूब सारे हैं क्योंकि एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, कुछ OH- होंगे, H+OH की रिएक्शन हुई, 13.7 एनर्जी रिलीज हुई और इस रिलीज हीट का कुछ पोर्शन NH4OH को तोड़ने के काम में आ गया। मान लो Y किलो कैलोरी हीट जो है वो इसको तोड़ने के काम में आ गई, तो भैया ओवरऑल कितनी रिलीज होगी, 13.7 माइनस Y, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब यहां पर जो है मैं बोलूंगा कि Y क्या है, ये है हमारे पास आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वीक बेस। ठीक है, ये एक तरीके से वीक बेस के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो कि क्या है, Y। ठीक, अब देखो जरा, क्या क्वेश्चन ऐसा आएगा कि द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH विल बी ग्रेटर देन 13.7, लेस देन 13.7, इक्वल टू 13.7, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो 13.7 से क्या आएगी, कम आएगी, है ना। ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो 13.7 ही रहेगी, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 13.7 से क्या है, कम है। ठीक है, फिर देखो कि अगर मान लो दोनों ही कंपोनेंट वीक है, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों के दोनों कंपोनेंट वीक आ गए। ठीक है, और दोनों कंपोनेंट अगर वीक है तो क्या होगा कि जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH और साथ में है NH4OH, ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया वीक बेस, है ना। और ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH3COO NH4 और साथ में क्या बनेगा, H2O, ये रिएक्शन हो गई अपने पास। क्लियर है बात। अब देखना यहां क्या होगा, वीक एसिड वीक बेस की रिएक्शन हो रही है, तो हम ये बोलेंगे कि डेल्टा आर एच नॉट होना कितना चाहिए था, 13.7, इतनी हीट रिलीज होनी चाहिए थी कि भाई वीक एसिड है तो कुछ तो टूटेगा, 1% 2% कुछ तो टूटेगा, जितना भी टूटा कुछ H+ आए, वीक बेस है कुछ तो टूटेगा, 1% 2%, जितना भी टूटा कुछ OH- आए, है ना। और H+ OH- के बीच में एक बार रिएक्शन हो गई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 13.7, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक, और इस रिलीज एनर्जी का कुछ पोर्शन तो इस बार चला जाएगा CH3COOH को तोड़ने के लिए, और कितना पोर्शन जाएगा इसको तोड़ने के लिए भैया, X पोर्शन, इसका जो वो X हिस्सा तो चला गया एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए, है ना, कि भाई X जो इसको मिल गई, ये वापस से थोड़ा सा टूट गया। ठीक, ऐसे ही इसका कुछ पोर्शन चला जाएगा NH4OH को तोड़ने के लिए, कि भाई इसमें से जो है Y और चला गया। ठीक है, कि भाई Y इसने एब्जॉर्ब कर ली, वापस से थोड़ा सा टूट गया, वापस से H+OH की रिएक्शन हुई, 13.7 रिलीज हुआ। ऐसे लगातार चलते चलते लगातार थोड़े थोड़े जो है वो छोटी छोटी किस्तों में 13.7 13.7 13.7 लगातार हीट रिलीज होती जाएगी, और धीरे धीरे करके पूरा एसिड और बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जी कि 3 केस हमारे पास बनते हैं, और तीनों केस जो है वो, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, जो HF होता है, HF, ठीक है, और ये आप स्पेसिफाइड नोट बना के लिख लेना कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन फॉर HF एंड NaOH, ठीक है, या फिर यहां पर कोई भी अपने पास बेस हो सकता है ना, दिस विल बी ग्रेटर देन -13.7, है ना, या ग्रेटर देन 13.7,
कि यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये 13.7 से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसका रीज़न है क्योंकि HF के बीच में जो है वो क्या होता है, एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट की वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल ज़्यादा हीट रिलीज होती है, या हाइड्रेशन होता है ना, हाइड्रेशन की वजह से जो है ज़्यादा हीट रिलीज होती है। बस इतना सा ध्यान में रखना है। बाकी जो है वो कई बार पूछ लेता है कि भाई किसके लिए जो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से ज़्यादा होती है, तो HF और NaOH के लिए जो है वो ये ज़्यादा होती है। बाकी ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाना है। अब ये समझो कि भाई हमारे पास वीक एसिड वीक बेस है ना, तो सारी चीजें हमने देखी। क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा समझना जरा। एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर। आपको बोला कि कैलकुलेट द हीट या कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज when 0.2 molar 100 ml HClO4 and 0.1 molar 400 ml KOH solution are mixed। ठीक है भैया जी, ये क्वेश्चन है कि 0.2 मोलर 100 ml HClO4 है, और दूसरा हमारे पास है 0.1 मोलर 400 ml HClO मतलब KOH है। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर दिया तो टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, डेल्टा R H नोट कितना होगा, ये हमें चेक करना है। तो आप देखो जरा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थर्मोकेमिस्ट्री में बिना रिएक्शन लिखे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं, HClO4 KOH जो भी बनेगा सॉल्ट बनेगा, KClO4 और वाटर बनेगा, साथ में H2O। ठीक है, आपको पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट चेक करने हैं। हमें यह पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो डेल्टा R H नोट होना चाहिए कितना, 13.7 किलो कैलोरी। ये तो पर इक्विवेलेंट के लिए, अगर मान लो दोनों का एक एक इक्विवेलेंट होता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती। लेकिन अब जो है वो गिवन क्या है, गिवन ये है इसका 0.2 मोलर 100 ml और इसका जो है वो 0.1 मोलर, और ये कितना है 400 ml। एक काम करते हैं, इनके मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके तो कितने आएंगे 20 और इसके कितने आएंगे 40, है ना। मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए, है ना। मिलीग्राम इक्विवेलेंट से हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट इसके आगे 0.2, है ना, और जो है वो इसके ओके 0.2 नहीं, है ना, डिवाइड बाय 1000 करूंगा ना, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो ये आ गए 0.02, और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए कितने, ग्राम इक्विवेलेंट आ गए 0.04। ठीक है, अब देखो जरा कि सही किया ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि भाई इसके 0.02 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, इसके 0.04 है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसके 0.02 बच जाएंगे। तो आपको ये देखना कि ओवरऑल रिएक्शन कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट की हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन तो जो है वो 0.02 मिलीग्राम इक्विवेलेंट की हो रही है। ये एक्स्ट्रा है, पड़ा है सॉल्यूशन में, इससे कोई मतलब नहीं है ना। हम ये मान के चलेंगे कि भाई जो एक्स्ट्रा है वो रिएक्शन में वास्तव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल कितना इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट किया, 0.02 इक्विवेलेंट ही पार्टिसिपेट किया, तो हीट रिलीज कितनी होगी, -13.7 इंटू 0.02। ये लो जी, इतनी हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। यही अपना आंसर है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 27.4 यानी कि 0.0274 किलो कैलोरी, यही अपना आंसर है। इतनी हीट यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, फिर देखो कि हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, और देखो क्वेश्चन कैसे आएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। कई बार जो है ना आपको जूल में भी दे सकता है भैया डेटा, जो है वो हो सकता है पॉसिबल है कि जूल में डेटा गिवन, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको तो बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है। देखना, आपको ये बोला है कि द हीट
released in complete neutralization, complete neutralization, in complete neutralization of 2 mole of weak acid HA, ठीक है कि भाई द हीट रिलीज्ड इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वीक एसिड HA इज 25 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी बाय NaOH, बाय NaOH. Then calculate the enthalpy of ionization of HA in किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है. आपको ये पूछा है कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA इन किलो कैलोरी पर मोल, है ना. एक मोल के लिए डेल्टा H आयोनाइजेशन की वैल्यू आपको पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है. आप तो पहले रिएक्शन लिखो, देखना जरा कि इसके लिए अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो रिएक्शन क्या आएगी कि HA प्लस NaOH इज कन्वर्टिंग इनटू NaA साथ में H2, ठीक है. अब सोचो जरा कि गिवन ये है कि इसके 2 मोल है, तो सीधी सी बात है इसके 2 मोल है तो इसके भी मोल कितने होंगे, 2 ही होंगे, है ना. तो पहले तो हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर 1, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है. अब होना ये चाहिए था डेल्टा R H नॉट, है ना, कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट से कितनी हीट रिलीज होनी चाहिए. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जब 13.7 हीट रिलीज होती है तो 2 से इतनी हीट रिलीज होनी चाहिए थी. लेकिन भैया जितनी भी हीट रिलीज हुई, इस रिलीज हीट का कुछ पोर्शन जो है इसको तोड़ने में चला गया. कि मान लो इसको तोड़ने के लिए x कैलोरी हीट या किलो कैलोरी हीट जो है वो काम में आ गई, तो अब टोटल रिलीज हीट कितनी होगी, इतनी ही हीट रिलीज हो पाएगी और इतनी हीट रिलीज होगी. अब ये रिलीज हीट कितनी है, तो रिलीज हीट है कितनी, 25, क्योंकि ये रिलीज हीट है इसलिए यहां पर मैं रखूंगा माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 27.4 माइनस कितना x, ये कैंसिल हो गया, है ना. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 2.4 किलो कैलोरी. लेकिन ये जो है ये तो है 2 मोल्स, ये तो 2 मोल के लिए है, ये तो 2 मोल के लिए आई है. अब आपको तो पूछा है किलो कैलोरी पर मोल, तो 1 मोल, ठीक है. 1 मोल के लिए आंसर कितना आएगा 1.2 किलो कैलोरी पर मोल. यही अपना क्या है आंसर है कि 1 मोल के लिए जो हो कितनी होगी 1.2, और जो डेल्टा H आयोनाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की हम बात करते हैं वो हमेशा 1 मोल के लिए ही करते हैं, ठीक है. ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, या इसी पर जो है वो एक और हम क्वेश्चन देखें ऐसा ही. तो देखना जरा, क्वेश्चन ऐसा है कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO4 बाय NaOH, या H3PO3 कर देता हूं इसको, H3PO3 बाय NaOH इज 106 किलो जूल, ठीक है, 106 किलो जूल पर मोल, ठीक. कि भाई द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO3 बाय NaOH इज 106 किलो जूल पर मोल एंड एंथैल्पी of ionization of HCl by NaOH is 55 किलोजूल पर मोल, ठीक है. Then calculate the enthalpy of ionization for H3PO3, ठीक है. तो आपको क्या करना है, एक तरीके से H3PO3 के लिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट करना है. देखो भैया कैसे करेंगे, है ना, बहुत ही सीधा सा काम कि पहले तो आप रिएक्शन लिखो और H3PO3 के लिए ग्राम इक्विवेलेंट चेक करो कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो अपने को दिए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हम करेंगे. आप ये समझो कि HCl और NaOH दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रोंग है, ठीक है. HCl और NaOH दोनों कैसे हैं, स्ट्रोंग है. तो पहले मैं रिएक्शन करवाता हूं HCl और NaOH की, कि कंडीशन ऐसी है
कि हमारे पास पहले हम HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl NaOH। देखो आपको क्या डेटा गिवन है, HCl और NaOH का डेटा क्यों गिवन है ना, ये जरूरी चीज है। और HCl और NaOH की रिएक्शन हुई तो बना NaCl और H2, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है ना। या आप यूं कहो कि यहां पर जो नेट रिएक्शन होगी ना, ये तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, ये हमारा Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, ये हमारा Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, और H2O तो ब्रेक होगा ही नहीं। तो यहां पर नेट रिएक्शन जो है वो ये रहेगी, Cl कैंसिल, H प्लस और OH माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O। और वास्तव में इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी दे रखी है कितनी, माइनस का 55.5 या 55 किलो जूल, ठीक है। वास्तव में ये रिएक्शन, और क्योंकि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या जो है वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। यार ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, नॉट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ओके। एंथैल्पी ऑफ, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, है ना। ये ऐसा है कि भाई HCl NaOH के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है, 55 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब वास्तव में जो है वो आपको ये दे रखा है कि वैसे होता कितना है, 57.2, ये इतना होता है, लेकिन दे रखा है, यानी जो भी कैलकुलेशन करनी है इस बार 55 के अकॉर्डिंग करनी है ना। तो देखो कि ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अब कितनी लेनी है, 55, है ना, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल या पर इक्विवेलेंट, क्योंकि H प्लस और OH माइनस के लिए तो क्या होते हैं, सेम ही होता है वैलेंस फैक्टर। अब देखना कि H3PO4 की रिएक्शन करवाते हैं, H3PO4 और साथ में NaOH। हमें पता है ये एक डाइप्रोटिक एसिड होता है, 2 ही H प्लस रिलीज करता है, 3 दिख रहे हैं, तीनों रिलीज होते नहीं है। NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो बनेगा भैया Na2HPO3, ये H3PO3 है, साथ में जो बनेगा क्या, 2H2O, ये रिएक्शन होगी, है ना। अब गिवन क्या है, ध्यान से देखो जरा, कि भाई आपको ये बोल रखा है कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO4 बाय NaOH इज 106 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए आपको एनर्जी एंथैल्पी दे रखी है, तो इसका मोल गिवन है 1। तो मैं काम करता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कितने आ गए, इसके मोल इंटू वैलेंस फैक्टर 2, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट है 2। तो डेल्टा RH0 की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, माइनस जो है वो कितनी हीट रिलीज होनी चाहिए थी, 55 इंटू 2, इतनी हीट रिलीज होनी चाहिए थी। लेकिन इसका कुछ पोर्शन जो है वो मान लो X जो है वो चला गया, किसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, H3PO3 को तोड़ने के लिए X काम में आ गया, ठीक है। तो भैया अगर X जो है वो इसको तोड़ने के काम में आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे रिलीज हीट कितनी होगी, इतनी हीट रिलीज होगी। अब ये है कितनी, ये है भैया -106, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है, एंथैल्पी हमेशा रिलीज होगी। ये माइनस का ये 110 हो जाएगा, माइनस X तो कैंसिल हुआ, तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 किलो जूल, है ना। ये जो है वो 4 किलो जूल आप बोल दो 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 4 किलो जूल है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगी 2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। तो अगर क्वेश्चन पूछे किलो जूल पर इक्विवेलेंट में आंसर पूछे, तब तो आंसर आएगा 2, और 2 ग्राम इक्विवेलेंट है मतलब मोल कितना है 1, तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में ही आएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 4 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है। और देखो यहां से कैसा क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं, देखिएगा जरा। क्वेश्चन हमारे पास इसी पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, देखिएगा। हाँ जी भाई, देखो कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये बोल रखा है कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस AOH and BOH by HCl is 12,250 kilocalorie per mole and
13,000 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर आपको ये बोला है कि व्हेन 1 मोल of HCl is added in a mixture of 1 mole of AOH and 1 mole of BOH, ठीक है, then 12,500, this is not kilocalorie, this is calorie per mole, okay, 12,500 calorie heat is released, ठीक है। then in what ratio HCl will be distributed between AOH and BOH, ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि भाई AOH और BOH के बीच में जो है वो मतलब किस रेशियो में ये दोनों जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो भैया देखो जरा कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है बाकी दो से, लेकिन कंसेप्ट जो है अगर दिमाग में तो आप आसानी से कर सकते हो कि हमारे पास एक तो है AOH, एक है BOH, है ना, कि AOH की HCl के साथ रिएक्शन करवाइए पहले, और BOH भी एक वीक बेस है दोनों के दोनों। तो जब रिएक्शन हमने करवाई, यहां पर मान लो बना ACl, यहां पर बना BCl, और साथ में H2O और साथ में H2O। यहां पर इसके लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको दे रखा है, कितना है, माइनस का, ये हो जाएगा कितना, 12,250, और यहां पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा माइनस का 13,000, ठीक है। ऐसा ही है, आप चाहो तो इसको किलो में बदल के बाद में कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, हो गया। अब आपको ये बोला है कि एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, 1 मोल तो जो है वो क्या है, AOH है, और 1 मोल BOH है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन में, ठीक है, हमने क्या कर रखा है, 1 मोल तो ले रखा है क्या, AOH, और इसमें 1 मोल ले रखा है BOH। अब इसमें आपने क्या कर दिया, 1 मोल मिला दिया HCl। अब यार इस HCl का कुछ पार्ट तो रिएक्शन करेगा AOH के साथ, और कुछ पार्ट रिएक्शन करेगा किसके साथ, BOH के साथ, ठीक है। कितना रिएक्शन करेगा, मान लो HCl का जो है वो X मोल AOH के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, कि एक में से X मोल जो है वो X मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ AOH, तो 1 माइनस X मोल ऑफ HCl विल रिएक्ट्स विथ BOH। तो आपको तो यही बताना है कि भैया एक में से कितना मोल तो AOH के साथ रिएक्शन करेगा और कितना मोल BOH के साथ रिएक्शन करेगा। अब आप सोचो जरा कि अब हमारे पास कंडीशन ऐसी आ गई है, AOH प्लस HCl रिएक्शन हुई, क्या बना, ACl और साथ में H2O, ठीक है। इसका तो हमारे पास है कितना, 1 मोल, और इसका है हमारे पास कितना, X मोल। मुझे ये सोच के बता दो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अच्छा, जो मोल है ना, ग्राम इक्विवेलेंट भी इतने ही होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट भी कितना है, इसका 1, इसका कितना, X, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर दोनों का 1-1 है। मुझे बता दो इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, HCl ही होगा। क्यों, क्योंकि भैया X की वैल्यू 1 से कम ही होगी। क्यों, क्योंकि टोटल 1 है और 1 में से X रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब X की वैल्यू तो 1 से कम ही है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, हमें ये पता है कि 1 मोल से 12,250 कैलोरी हीट रिलीज होती है, तो X से कितनी रिलीज होगी, तो डेल्टा RH0। यहां पर तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 12,250 X, ठीक है, कैलोरी हीट। इतनी हीट तो यहां से रिलीज हो जाएगी। फिर भैया BOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो BOH प्लस HCl, ये बना BCl और साथ में H2O। यहां पर जो वो इसका भी कितना है, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, डायरेक्टली लिख रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट, और इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइनस X, और ये ही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्यों, क्योंकि भैया हमें पता है 1 माइनस X की वैल्यू 1 से कम ही आनी है, तो जो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होते हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट है। यहां पर डेल्टा RH0 की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा RH0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12,000, इसके लिए 13,000 होनी चाहिए थी, 13,000, लेकिन ये तो 1 मोल के लिए थी या 1 इक्विवेलेंट के लिए थी, इनटू 1 माइनस X।
ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि भैया टोटल रिलीज हीट कितनी है, ये आपने नोट कर लिया होगा। टोटल जो रिलीज हीट है ना, टोटल रिलीज हीट है अपने पास कितनी, कि भाई टोटल रिलीज्ड हीट ये आपको दे रखी है कितनी, माइनस रिलीज हीट है ना, तो बाद में ले लेंगे, चलो 12,500 कैलोरी है ना। तो होना क्या चाहिए कि माइनस 12,500, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू माइनस 12,250x और माइनस ये आ जाएगा 13,001 माइनस x। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 12,500 बराबर माइनस का 12,250 x माइनस का 13,000 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 13,000 x। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये 750 बच जाएगा और दूसरी तरफ जो 500 बच जाएगा, तो मैं बोलूंगा 750 x इक्वल टू कितना 500, तो x इक्वल टू आ गया 500 डिवाइड बाय कितना 750। देख लो जरा, यही होगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500 बाय 750, यानी कि बोले तो 2/3। अब देखो कहने का मतलब यह है कि एक का 2/3 पार्ट तो जो है ना किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो तो रिएक्शन करेगा जो है वो AOH के साथ, है ना। तो हमारे पास टोटल मोल 1 मोल HCl था, 1 मोल में से 2/3 मोल है ना रिएक्ट्स विथ AOH और जो बच गया कितना 1/3 मोल रिएक्ट्स विथ BOH, 1/3 BOH के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो रेशियो ऑफ HCl, ठीक है, ये HCl था, रेशियो ऑफ HCl क्या हो गया, ये हो गया भैया 2:1। तो 2:1 में जो है वो HCl डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि 1 मोल का 2 हिस्सा तो रिएक्शन करेगा AOH के साथ, 1 हिस्सा रिएक्शन करेगा किसके साथ, BOH के साथ। तो ये है भैया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है वो एक आधा पॉइंट और बाकी है, जैसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और जो अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, उसमें क्या रिलेशन होता है, अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे और हम अगली क्लास में टॉपिक खत्म भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये है भैया अपना जो है वो लेक्चर, जिसमें आज हमने पढ़ा है रेजोनेंस एनर्जी पढ़ी, एटमाइजेशन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा। तीनों ही चीजें जो है वो जरूरी है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, ठीक है। क्वेश्चन भी हमने देखे, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है ना, हो सकता है मैंने यहाँ पर कोई जो है वो लिखने में या बोलने में कोई मिस्टेक कर दी हो, फाइनल आंसर एनसीईआरटी का ही सही होगा। मैं वापस से डिस्क्लेमर बोल देता हूँ कि भैया एनसीईआरटी ही सही होगी, कुछ भी जो हो अगर ऊपर नीचे होता है तो एनसीईआरटी में देख लेना। एनसीईआरटी में भी इंग्लिश की एनसीईआरटी जो लेटेस्ट वर्जन है वही आप चेक करना, ठीक है ना। और यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ें खूब बढ़ें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू।